ज्ञान ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में पढ़ेंगे। और भारतीय परिषद अधिनियम में देख लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें की गई थी। तो एक बार फिर मैं रिकॉल कर दूं आपको कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक परिषद की नियुक्ति की गई थी। यह परिषद जो थी गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता देती थी। लेकिन 1861 में, जब 1861 के जो हम भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं, तो इस समय तक स्थिति यह थी कि जो ये परिषद थी गवर्नर जनरल की, इसमें अभी तक केवल और केवल सरकारी अधिकारियों की ही नियुक्ति होती थी। अर्थात यह सरकारी अधिकारियों का ही एक समूह था और सरकार ही इसकी नियुक्ति कर सकती थी। ठीक है, लेकिन अब इसके खिलाफ भी आवाजें उठनी शुरू हो गई। तो इसमें एक यह तथ्य जोड़ा गया 1861 में कि अब इसमें कुछ गैर सरकारी, इस परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्य भी ऐड किए जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए एक कंडीशन बना दी गई। गैर सरकारी सदस्य कब नियुक्त किए जाएंगे? जब यह परिषद जो कि कार्यकारी परिषद थी, तो जब यह परिषद विधायी कार्य करेगी और विधायिका से संबंधित मसलों पर कुछ भी कार्य करती है, तो इस विधायिका से संबंधित कार्यों को करने के लिए इस परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन एक तो यह कंडीशन हो गई गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए। पहली कंडीशन तो यह कि अगर परिषद विधायी कार्य करेगी तभी इसमें गैर सरकारी सदस्य रहेंगे, और रहेंगे। उसके अलावा दूसरी बात इसमें यह हो गया कि यह जो गैर सरकारी सदस्य थे, यह गवर्नर जनरल के कार्यों पर अथवा प्रस्तावों पर केवल विचार विमर्श ही कर सकते थे। केवल विचार विमर्श का ही इनको अधिकार दिया गया, अन्यथा इनको और कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये किसी भी तरह के गवर्नर जनरल के प्रशासनिक कार्यों की किसी भी तरह से आलोचना नहीं कर सकते थे। केवल विचार विमर्श कर सकते थे, आलोचना का इनको अधिकार नहीं था। तो यह दो मुख्य बातें हो गई भारतीय परिषद अधिनियम में। एक तो परिषद में जो भी गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई, वो तभी की गई जब विधायी कार्य कर रहा हो परिषद, और विधायी कार्य को करते हुए भी यह जो परिषद के गैर सरकारी सदस्य जो नियुक्त हुए थे, वे केवल गवर्नर जनरल के कार्यों पर विचार विमर्श ही कर सकते थे। इनको आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो यह हो गया दो चीजें, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित दो चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं 1892 पर, अर्थात 1892 पर। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में सबसे पहला तो यह था कि केंद्रीय विधानमंडल की इसमें बात की गई। केंद्रीय विधानमंडल, अभी तक विधान परिषद ही थे, तो अब विधानमंडल की बात की गई। तो इसमें कुछ अतिरिक्त सदस्यों की भी नियुक्ति की गई, जिसमें से अतिरिक्त सदस्य कम से कम 10 हो सकते थे, और अधिक से अधिक मैक्सिमम अगर मान ले तो मैक्सिमम इसमें सदस्य 16 हो सकते थे। लेकिन इन सभी की नियुक्ति के लिए जो भारत सचिव नियुक्त थे ब्रिटिश क्राउन के तरफ से, तो इस ब्रिटिश क्राउन के तरफ से नियुक्त भारत सचिव की आज्ञा लेनी इसमें आवश्यक थी। भारत सचिव का ऑर्डर इसमें आवश्यक था। तो
कम से कम 10 सदस्य हो सकते थे, अधिक से अधिक 16, लेकिन इनकी नियुक्ति से पूर्व भारत सचिव से ऑर्डर लेना आवश्यक था और उन्हें ही इन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था और नियम भी उनकी नियुक्ति के लिए नियम भी यह भारत सचिव ही बना सकता था, मनोनीत भी यही कर सकता था और इनकी नियुक्ति अथवा मनोनयन से संबंधित जो नियम थे वह नियम भी यह भारत सचिव ही बना सकता था। तो यह हो गया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों को बंबई तथा बंगाल में प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है, एक तो ये तो केंद्रीय विधानमंडल की बात थी, अब आते हैं प्रांतीय विधानमंडल पे। तो प्रांतीय विधानमंडल में बंबई और बंगाल में इस अधिनियम द्वारा बंबई और बंगाल में इस अधिनियम द्वारा कम से कम मिनिमम अगर माना जाए तो 8 सदस्य हो सकते थे और मैक्सिमम अगर कहें तो 20 सदस्य हो सकते थे, ठीक है। और प्रांतीय मंडलों में भी जो प्रांतीय विधानमंडल थे इनमें भी कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछ सकते थे, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है। और इसके अलावा एक इसमें सबसे बड़ी और मुख्य और महत्वपूर्ण कह लीजिए तो यह महत्वपूर्ण बात यह किया गया कि इसमें निर्वाचन का एक नया टर्म ऐड किया गया, अर्थात इसमें केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी होते थे सदस्य, जिनमें से 4 प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य और इनके 4 प्रांतों के जो प्रांतीय विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य ये निर्वाचित करते थे। तो लेकिन ये जो निर्वाचन इनका होता था तो ये निर्वाचन की जो ये व्यवस्था थी यह जानबूझकर के नहीं हुआ था, यह अचानक हो गया था, एक्सीडेंटली हो गया था। तो ये निर्वाचन का एक टर्म इसमें एक्सीडेंटली ऐड हो गया था और इसमें से गैर सरकारी जो सदस्य होते थे इनको गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता था, ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल इत्यादि निर्वाचित करते थे, परंतु निर्वाचन की पद्धति जो इनकी थी यह अप्रत्यक्ष थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था। आगे बढ़ेंगे। इसमें इस अधिनियम की आलोचना इसी चलते बहुत ज्यादा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की, कांग्रेस के द्वारा बार बार आलोचना की गई। तो आलोचना का कारण यह था कि राष्ट्रवादी इससे बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे। तो असंतुष्टता का कारण क्या था असंतोष का? तो इसमें कारण यह था कि स्थानीय निकायों को जो चुनाव कराने का अर्थात स्थानीय निकायों को चुनाव मंडल जो बनाया गया था, इस चीज पे उनको आपत्ति थी, क्योंकि इनके द्वारा चुनाव मंडल इनको बनाया जाना एक प्रकार से इनको ही इनके द्वारा मनोनीत करना ही इन्होंने माना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने। तो फिर मतलब कि क्या मतलब हुआ कि आपने सुधार किया एक तरह से, तो फिर वही बात हो गई, मनोनीत ही कर रहे हैं आप, ठीक है। जब प्रत्यक्ष कुछ हो नहीं रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव वाली व्यवस्था है नहीं, और उसके अलावा जो प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, अधिकार दिए गए थे, तो वह प्रश्न पूछने के संबंध में भी
स्पष्ट नहीं था। प्रश्न पूछने के बारे में स्पष्ट नहीं था। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसमें जो था, सदस्य जो थे इसके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके अलावे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने अथवा न देने से ये परिषद के जो व्यक्ति थे यह फ्री थे, अर्थात किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था। और इसके अलावे इसमें प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्हीं सब चीजों पे आपत्ति थी। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो प्रतिनिधित्व कुछ वर्गों को बिल्कुल नहीं मिला था, तो कुछ को बहुत ही अधिक मिला था। कुछ को बिल्कुल नहीं और कुछ को बहुत अधिक। ठीक है, जैसे कि बंबई की अगर बात करें, बंबई में 2 स्थान दिए गए यूरोपीय व्यापारियों को और भारतीयों को एक भी नहीं। भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से सिंध को 2 स्थान दे दिए गए और पूना और सतारा को एक भी नहीं। तो इन सब चीजों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा आपत्ति थी, जिनका उन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से भारत परिषद अधिनियम 1892 हमारा कंक्लूड होता है। अब आगे हम लोग 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इस पे अपने राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।